बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। बिला आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान किया और वर्ल्ड कप के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है। और बहुत सारे नाम जिन पे कि पिछले 4-5 दिनों से मुसलसल खबरें आ रही थी कि ये टीम में हैं और वो टीम में नहीं है, ये आ सकते हैं और ये निकल सकते हैं, सब दरवाजे बंद। और इंज़मामुल हक ने आके बता दिया कि जी वही आखिरी कॉल देंगे और उन्होंने जिन प्लेयर्स का नाम लिया वो भी अब आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले कल रात ये हुआ कि मोहम्मद हफीज़ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी में थे, उन्होंने अचानक से रिज़ाइन कर दिया। इससे पहले उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें कि कोचेज़ भी मौजूद थे, कप्तान भी मौजूद था, चेयरमैन पीसी भी मौजूद थे। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड पे। नोमान हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान आदिल। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको पहले टीम बताता चलूँ कि कौन कौन टीम में शामिल है। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान वाइस कैप्टन, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, फ़खर जमान, इमामुल हक, सऊद शकील, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ़, हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी। और 3 नाम जो रिज़र्व प्लेयर हैं जो कि साथ ट्रैवल करेंगे, उनमें मोहम्मद हारिस, ज़मान और अबरार अहमद 3 नाम हैं। ज़मान खान जो कि फास्ट बॉलर हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नुमान, कैसी रही टीम? हमने जो एक्सपेक्ट किया था, क्या वो नाम इसमें हैं या नहीं है? वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में ये टीम कैसी है? इसमें थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1-2 चेंजेस होंगी जो मेजर पिछले दिनों काफ़ी सारी बात हो रही थी। आमिर पे, इमाद पे, सरफराज के ऊपर, इन 3 नामों के ऊपर जो स्पेशली बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। लेकिन आई थिंक जो सिलेक्शन कमेटी है और बाबर आजम ने भी थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जाके ये टीम सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये टीम पिछले 2-3 सालों से जो है वो रेगुलरली T20s और वनडेज़ खेल रही है। ऑल्दो 1-2 चेंजेस बीच में होती रहीं, लेकिन मोस्टली यही टीम चल रही है। अब कोई परफॉर्म उसमें कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इस टाइम पे आके आई थिंक इन लोगों ने एक थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच रखी है ताकि कुछ चेंजेस हो। आई मीन चेंज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट वो प्लेन गेम जो है वो ना स्टार्ट हो और वापस जो है वो बात रिवर्ट बैक। इंज़मामुल हक सेफ खेले हैं। बहुत सेफ, से ज़्यादा सेफ, क्योंकि इसमें बाबर भी हैं जो वो भी बहुत सेफ खेल रहे हैं। लाइक इसमें आगे जाके मैं 1-2 चीज़ों पे इस पे मज़ीद बात करूँगा। जी ज़ीशान, हमने बड़ी चमोगुइयाँ की, यहाँ पे बड़े मुबाहिसे किए कि जी फलां को टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब टीम अनाउंस हो गई है। वर्ल्ड कप 2023 में क्या पाकिस्तानी ये टीम फिट है? क्या ठीक नाम अनाउंस हुए हैं या आप समझते हैं कि कहीं तब्दीली की गुंजाइश थी? देखें, अगर याद हो तो जिस दिन से मैं आपके साथ इंगेज हुआ हूँ उस वक्त से मैं मुस्तकिल कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में, क्योंकि यही टीम चलती आ रही है नॉर्मली, कोई बड़ी जैसे नसीम शाह की अनफॉर्चुनेट एक इंजरी हुई और उनको फारिग कर दिया गया, उसके अलावा कोई बहुत बड़ी चेंज हमें इस टीम में नॉर्मल नज़र नहीं आती है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। और फिर हमने इसको डिस्कस भी किया था। जहाँ तक बात है तनकीद की ना, तो आप जितना मर्जी सेफ खेल लें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तनकीद आप पर फिर भी होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप पर तनकीद ना हो, क्योंकि आपको तकरीबन 24 करोड़ नाक़दीन का सामना रहता है। बिल्कुल सही। तो आज इंज़मामुल हक को आपने सुना ज़ीशान, इंज़मामुल हक ने कहा जी, उनसे सवाल हुआ कि जी आपने हसन अली को टीम में क्यों शामिल किया? हसन अली के हवाले से खासी सवालिया निशान आए, लेकिन इंज़मामुल हक ने उनको बड़ा डिफेंड किया और ये कहा जी कि उनकी उंगली की इंजरी थी, वरना तो उनको हम एशिया कप में भी रखते हैं और वो हमारे लिए जो है वो हमारा प्रॉब्लम मिडल ऑर्डर इनिंग्स की मिड में विकेट लेने का दरमियान में, तो हसन अली उस गैप को फिल करेंगे।
और उसके बाद उन्होंने जिस वक्त बात हुई इमाद वसीम पे, तो बड़ा क्लियरली यूँ लग रहा था कि इंजमाम उसका इमाद का नाम भी नहीं लेना चाह रहे थे। सरफराज और इमाद की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिसने परफॉर्म करना है वो आके परफॉर्म कर ले डोमेस्टिक में, तो उसके लिए दरवाजे खुले। हाउ डू यू सी दिस इमाद एंड सरफराज वाली बात? हसन अली का जो इंडक्शन है वो मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि हसन अली के कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिट पर इन हालिया कोई 2-3 साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस नहीं है। डिसाइड वो लाइबिलिटी ही बने रहे हैं टीम के ऊपर। तो अगर इसी टीम को लेकर आपने चलना था तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर जमान को रेगुलर टीम के अंदर ज़्यादा स्क्वाड के अंदर, मतलब अभी वो रिजर्व में है ना, तो मैं उनको फिर रेगुलर लेकर आना चाहता हूँ। जहाँ पर अमाद की बात है, अमाद वसीम नो डाउट मिडल ऑर्डर में जो हैं वो परफॉर्मर हैं। आप नवाज़ की जगह, हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, तो यकीनन ये बात फैक्ट है कि नवाज़ की जगह बेहतर ऑप्शन नज़र आते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उनको इसीलिए नहीं रखा गया कि वो चूँकि प्लेइंग 11 का काफ़ी अरसे से हिस्सा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो शायद नहीं रहे हैं इसलिए उनको नहीं रखा गया होगा। अच्छा नुमान, मुझे बताइएगा आप किस तरह देखते हैं ये जो हसन अली की एंट्री है, और इतने अरसे से खेले भी नहीं, और जब खेले भी तो उनकी कोई परफॉर्मेंस, उनकी स्पीड कम हो रही थी और ना वो विकेट ले पा रहे थे, बैटिंग भी उनसे कोई ऐसा अच्छी नहीं हो रही थी। तो हाउ डू यू सी हसन अली का इंक्लूजन टीम में? अगेन बात वही है कि थोड़ा सा सेफ प्ले किया है। हसन अली जो हैं वो आई थिंक उनकी चैम्पियंस ट्रॉफी जो 2017 की परफॉर्मेंस रही उस टूर्नामेंट में, जी। वो अभी तक उनके साथ चिपकी हुई है। और बीच में उनके वनडेज़ भी खेले उन्होंने, T20s भी खेले। परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई, फिटनेस भी ये ऑफ एंड ऑन उनको इश्यूज़ रहे। अब एक और चीज़ ये भी है कि आप हमारे यहाँ सिलेक्शन के अंदर आई थिंक फील्डिंग का कोई जिक्र नहीं होता, या सिर्फ बैटिंग है या बॉलिंग है। अब हसन अली ने हमारे मुझे जो याद पड़ता है वर्ल्ड कप का, हमने सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा था दुबई में। हाँ। तो वो एक क्रूशल कैच हसन अली ने वहाँ पे छोड़ा। वेस्ट इंडीज़ में एक कैच हसन अली ने टेस्ट मैच में छोड़ा, जो 9th विकेट की पार्टनरशिप वो 60 रन्स 50 to 60 रन्स की बनी थी। तो उसमें वो कैच छोड़ा और पाकिस्तान मैच हार गया टेस्ट में। सो फील्डिंग को भी देखना चाहिए कि जिनको आप सेलेक्ट करें वो फील्डर्स कैसे हैं। बिल्कुल सही। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर कोई बैटिंग की एवरेज किसी की ख़राब है अब या मिलती जुलती है, उनको आपने सेलेक्ट करना है, तो फील्डिंग एक ऐसा आंसर है जिस पे आके वो टाई पड़ता है। तो उसमें अगर कोई फील्डर अच्छा तो उस पर सेलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक नुमान आप ही से फिर जीशान की तरफ चलते हैं कि इंजमाम उल हक ने ये कहा कि जी इमाद वसीम का अगर आपने उनको गौर से देखो तो उन्होंने जिस वक्त इमाद का सवाल उनसे हुआ तो उन्होंने कहा जी बाहर की चीज़ों को हम नहीं मानते, आप डोमेस्टिक में आके परफॉर्म करें तो आप आ सकते हैं। सरफराज के हवाले से भी सवाल हुआ, आप सरफराज तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पे सहाफ़ी जो बैठे हुए थे उन्होंने ये नहीं पूछा थी कि आपने कहा कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, तो फिर उस हिसाब से तो सरफराज की एंट्री बनती थी। इमाद के लिए तो आपने ओपनली कह दिया, और फिर आमिर का भी जब जिक्र आया, मोहम्मद आमिर का, तो उन्होंने कहा जी कि आप पहले आएँ, जिसने भी आना है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मैंने किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद किए, जिसने परफॉर्म करना आए डोमेस्टिक में परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए। एक तरीके से ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने भी ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन सबके लिए लागू होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हसन अली ने कौन सा डोमेस्टिक खेला? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज़ है जहाँ पे आपको अपने आप को सेव करना होता है ना, एज अ सिलेक्टर या आप कप्तान के तौर पे, तो आप बहाने निकाल लेते हैं ना चीज़ों के। सरफराज ने अभी आपको पता है रिसेंटली डोमेस्टिक में उन्होंने 200 किए हैं डिफरेंट मैचेस। बिल्कुल एग्जैक्टली 200 हैं उनके, लेकिन क्या करेंगे अगर ये इंजमाम जैसे वो डिफेंसिव हैं, वो क्या करेंगे, उनको टेस्ट टीम के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। उनकी वो एक्सपर्टीज़ वनडेज़ के लिए, उन पर ये ठप्पा लगा दिया जाएगा कि वो वनडेज़ के लिए फ़िट नहीं है। हालांकि सरफराज जो हैं वो एक तो फिट भी हैं और दूसरा वो रिजवान से अच्छे कीपर भी हैं। अगर उनको इंक्लूड करके कीपिंग कराई जाती और रिजवान को जो है वो फील्ड आप करा लेते, क्योंकि वो सर्कल में भी अच्छा है और बाउंड्री राइडिंग भी रिजवान की बहुत अच्छी है। सो हमें वहाँ पे वो एक मिडिल ऑर्डर, ईशान किशन के साथ नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली वो KL राहुल भी कीपिंग करता है, वो तो सरफराज हमें मिडिल ऑर्डर में
क्योंकि आपके मिडल ऑर्डर पे मैं बात करूँ, आपने आगे तो नहीं जी जी, नहीं नहीं नहीं, मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार और जो आपके दूसरे जो आगा सलमान, ये दोनों स्पिनर्स के ऊपर बहुत वीक हैं। इनसे लेग स्पिन तो स्पेशली नहीं खेली जाती। आप मैचेस निकालें सर, बहुत मुश्किलों से जो है वो इफ्तिखार जहाँ पे फ्लैट विकेट होगा वहाँ पे खेल लेंगे, जहाँ पे थोड़ी सी टर्न है वहाँ पे वो फंस जाएंगे। आगा सलमान थोड़े से मुझे इमेच्योर भी लगते हैं, रिवर्स स्वीप करने का उनको शौक है बहुत ज़्यादा। अभी वो विकेट पे जमते नहीं है कि उल्टी सीधी शॉटें शुरू कर देते हैं। ज़ीशान आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो हसन अली के मुतल्लिक इंतज़ाम ने कहा जी कि हमने उनको इसलिए भी रखा कि वो एक्सपीरियंस्ड है। अब मुझे ये बताएं कि राना फ़हीम अशरफ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको आप समझते हैं कि इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? जी बिल्कुल, हसन अली पर तो उनको फिर भी एज है क्योंकि अभी उन्होंने श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो टीम के साथ थे, हिस्सा भी रहे, टीम की तरफ से खेले भी हैं और वो इन एनी केस बेहतर ऑप्शन है। मैंने पहले कहा मुझे नहीं समझ आई हसन अली की इंडक्शन। हसन अली पर एक सवालिया निशान है, अगर वो परफॉर्म करते हैं तभी वो ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज़ पहले ही आपकी टीम में बहुत सारी लाइबिलिटीज़ चल रही हैं। फ़खर एक अलग लाइबिलिटी बने हुए हैं, उनके बारे में भी इंतज़ाम ने कहा कि जी वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। तो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, क्या एशिया कप में कोई बड़ा मैच नहीं था या क्या था? वो कब परफॉर्म करेंगे? वो कौन सा बड़ा मैच आएगा? ठीक है कि उन्होंने जब भी वो खेले हैं उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टॉप 10 में थे, अभी वो टॉप 10 से निकल गए हैं बैटिंग परफॉर्मेंस में, लेकिन इसके बावजूद फ़खर का एक लाइबिलिटी है। आप अभी अगर आप रीसेंट पास में देखें तो रिजवान ने भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया हुआ जो चैंपियंस ट्रॉफी से आगे जब सरफराज गए हैं और उसके बाद से ऑनवर्ड आए हैं हमारे रिजवान। तो शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगरचे उन पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि जी वो तो छक्का नहीं मार सकते हैं, ये वो, उन्होंने सबको शटअप कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी इनिंग्स उनकी नहीं थी, अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी में एक दो अच्छी परफॉर्मेंस थी। जी अच्छा, नुमान मुझे ये बताइएगा कि ज़मान को आपने रिज़र्व में रखा, 3 रिज़र्व हैं जो कि साथ ज़रूर जाएंगे, लेकिन वो शायद गालिबन ग्राउंड में भी नहीं आ सकते, वो होटल ही स्टे करेंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने मोहम्मद वसीम जूनियर और ज़मान का कंपैरिजन अगर करें तो कौन सा आपको कंपैरेटिवली बेहतर लगता है? ज़मान खान बेहतर लगता है या वसीम जूनियर? ये जो 13 में और 15 में और फिर 3 जो है ये ठीक था? थोड़ी सी सिमिलैरिटी है ज़मान खान और वसीम जूनियर के अंदर उनके बॉलिंग एक्शन को लेके। ऑल्दो ज़मान खान का इफेक्टिव कौन कहते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, इफ़ेक्टिव जो है बेसिकली दोनों हो सकते हैं, मैं इसमें ये नहीं है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ज़मान खान का अब अगेन टेक्निकली स्पीकिंग अगर बात करें तो ज़मान खान का हाथ बहुत साइड से आता है, जैसे मलिंगा का आर्म था। मोहम्मद वसीम जूनियर का भी आर्म ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से आता है। दोनों की सिमिलैरिटी यह है कि ये राइट हैंडर्स को यॉर्कर्स इन स्विंग अच्छे कर लेते हैं, ज़मान खान भी कर लेते हैं और मोहम्मद वसीम जूनियर भी कर लेते हैं। सो उसमें कंपेयर, अब वसीम जूनियर को एक बैटिंग मैच है क्योंकि वो बैटिंग में हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। मैं ज़रूर, ऑल्दो स्टार्स उनके बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम उस पर बात भी कर सकें, लेकिन ये कि T20 में भी हमने देखा, डोमेस्टिक में भी देखा, वो 6 वगैरह मार सकते हैं। तो ज़मान खान से ऊपर थोड़ा सा आई थिंक एज उनको बैटिंग की वजह से शायद बैटिंग की वजह से है। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि मोहम्मद जो हमारे वाइस कैप्टन है शादाब खान, वो तो बिल्कुल खामोशी से पतली गली से निकल के वापस वाइस कप्तानी उन्होंने अपने पास ही रख ली। बड़ी उन पर तनकीद भी हुई, जिस तरह फ़खर पे हुई उसी तरह शादाब पे भी हुई, और कहा जी कि नहीं ना उसको वाइस कप्तान, कुछ लोग ये कह रहे थे जी टीम से ही निकाल देंगे, लेकिन बिल्कुल ठंडा माहौल। और एक मरतबा फिर जिस तरह फ़खर के मतलब बात हो रही है वैसे ही शादाब के मतलब। बिल्कुल, ये भी वो लाइबिलिटी हैं जिन पर मैं बात कर रहा था कि टीम के साथ पहले ही बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें शादाब भी एक लाइबिलिटी हैं। और अब मुझे जो नज़र आता है, शायद अभी कुछ देर पहले जो इन्होंने फील्डिंग की बात की, शायद उनकी सिलेक्शन फील्डिंग पर ही है, क्योंकि फील्डर तो वो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई उधर वही परफॉर्म कर रहे हैं वो। और एक दो प्लेयर्स को छोड़कर यासिर, जैसे अभी कुछ देर पहले नुमान ने कहा ना कि जी चल सकते हैं,
तो मेरे ख्याल में हमारी प्लेइंग 11 जो है वो ज्यादातर ऐसी है जो हम कह सकते हैं कि जो चल सकते हैं, चल गए तो मौजे ही हैं, वरना ठीक है टीम के साथ है। अच्छा जी, इस वर्ल्ड कप स्क्वाड की एक खास बात ये है कि इसमें जितने प्लेयर्स हैं उनमें कोई भी जो है किसी के पास भी 10 इयर्स एक्सपीरियंस नहीं है, सिवाय एक हसन अली को आप ले लें तो उनका एक एक्सपीरियंस बनता है, मे बी दैट्स वाई ही इज इन। लेकिन नुमान आपसे जो मेरा टेक्निकल क्वेश्चन है वो ये है कि आपने एक विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं, दूसरे को आपने 18 में रखा हुआ है, तो आप नहीं समझते आगा सलमान या सऊद शकील की जगह आप मोहम्मद हारिस को ऊपर रखते ताकि एक आपके पास स्टैंड बाय विकेट कीपर भी हो? ये वाकई में आपका अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब भी कभी टीम्स हमने पास में देखा है, कभी टूर्नामेंट्स खेलने जाती हैं, छोटा टूर्नामेंट है बड़ा है, इवन क्लब लेवल पे भी आप 2 कीपर्स कैरी करते हैं, ज़रूर होता है, क्योंकि कीपर जो है आई मीन वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू इंजरी होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बॉल एक्सपेक्ट करनी है कि उन्हीं के पास आएगी, और उनको अगर कोई इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप क्या यहाँ से अगर मोहम्मद हारिस पाकिस्तान बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रिजवान को इंजरी हो जाती है, तो आप क्या यहाँ से उनको फ्लाई करवाएंगे कि नेक्स्ट डे आप ट्रैवल करेंगे? ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में रहेंगे या ये ट्रैवल करेंगे और ये रहेंगे होटल में और पवेलियन में, या उधर ग्राउंड पे नहीं होंगे, तो फिर भी बेहतर है। बट अगेन जो 16-17 लोग की टीम है उसमें हारिस का नाम या कोई भी कीपर होता है उसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए था। अबरार और शादाब का कंपैरिजन, अबरार और शादाब का कंपैरिजन, या अबरार और नवाज? अगर इस पे बेहतर होगा कि नवाज और इमाद पे अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट्स, नहीं तो हम शादाब और अबरार पे क्यों नहीं बात कर सकते? देखिए शादाब और नवाज जो है वो दोनों डिफरेंट है, एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म वो है ना। नहीं, शादाब और अबरार की बात करें, शादाब और अबरार भी दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट। मिस्ट्री स्पिनर है अबरार, राइट, ठीक है, वो ऑफ ब्रेक भी करता है, वो बाहर भी निकाल देता है बॉल, ठीक है, जबकि जो शादाब है वो प्योरली जो है वो लेग स्पिनर है। बिल्कुल सही। तो हम आ जाते हैं इस पे इमाद पे और नवाज पे। मैं बताता हूँ, इसमें इमाद ने 55 वनडेज खेले हैं पाकिस्तान के लिए, और उस 55 वनडेज में 989 आई थिंक उनके रन हैं, 42-43 की एवरेज बनती है उनकी बैटिंग के अंदर, और इसमें उन्होंने कोई अबाउट 40s में मिड 40s के अंदर उन्होंने विकेट्स भी ली हुई हैं। हाँ, ठीक है, और नवाज का वेराज आप देखेंगे तो नवाज के 32 मैच हैं और उनकी कोई तकरीबन 35-36 विकेट्स हैं। बिल्कुल। और उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो उनकी लाइक 300 मेरे ख्याल में 325 रन उन्होंने टोटल किए हैं बैटिंग में। बिल्कुल। नवाज को आप शॉर्टर फॉर्मेट में खिला सकते हैं मे बी, अगर आपको उन पर इतना यकीन है, लेकिन इमाद वसीम जो हैं वो आपके अगर ऊपर से 4 बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो एक ऐसा बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर में जो 20-25 ओवर्स आराम से खेल सकता है, सिंगल डबल और इस तरह करके इनिंग्स को चला सकता है, और उसके बाद वो हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक ज़िशान, ओपन हम किससे कराने जा रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक या फ़खर और इमाम ही करें? मेरे ख्याल में फ़खर और इमाम ही होंगे। अब्दुल्ला शफीक कुछ ऐसे मैचेस में जिस पर आप कुछ सेफ हो चुके हों या ये लोग बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुके हों तो शायद फिर उसके बाद आजमाया जाए। मेरा ख्याल में अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा जो है वो ये इमाम और फ़खर के साथ ही जाएंगे। अच्छा, उसामा मीर और शादाब, उसामा मीर भी टीम में शामिल है? उसामा मीर और शादाब और नवाज, ये सभी जो हैं वो आपके मतलब 15 के स्क्वाड में शामिल हैं। तो अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कुछ चीज़ें वाकई क्वेश्चनेबल हैं, जैसे ये बार बार इमाद वसीम की बात कर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इमाद वसीम को टीम के साथ होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रहा हूँ कि रिजवान के बाद जो है ना, जिस वक्त आपका ऑर्डर आता है बैटिंग ऑर्डर, तो वो चल गया तो चल गया, वरना रिलायबल डिपेंडेंट वो आप नहीं रहते। शादाब भी उस तरह से नहीं है, फ़खार भी जिस दिन चल गए
सब आगे जो है ना ये मतलब 4-5 के बाद आप बड़ा डामाडोल मामला लेकर जा रहे हैं। कोई मिडिल ऑर्डर ऐसा होना चाहिए आपके पास जिस पर आप कह सकेंगे नहीं यार ये बंदा अभी जो है ना ये कुछ ना कुछ कर सकता है। जी नुमान, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मिडिल ऑर्डर में शादाब का जो है वो ज़्यादा बड़ा रोल है। आई मीन उसको हम उसामा मीर के साथ कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते, शादाब ज़रा वो लंबी इनिंग्स खेल सकते, 50-60 कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट जी, अब आपको वो खबर देते हैं कि मोहम्मद हफीज़ ने सिलेक्शन कमेटी, टेक्निकल कमेटी इसलिए छोड़ी कि उन्होंने इमाद वसीम और सरफराज को सजेस्ट किया था, जो कि आउटराइटली रिजेक्ट किया गया, जिस पे मोहम्मद हफीज़ ने कहा थैंक यू वेरी मच, ज़का अशरफ बहुत अच्छे हैं, मुझे ज़रूरत हुई तो फिर बुलाइएगा, तब तक के लिए अल्लाह। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत शुक्रिया उन्होंने ज़का अशरफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने। जी आपका बहुत शुक्रिया नुमान। ज़िशान आदिल आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।